हेलो नमस्कार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ एक नया टॉपिक जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा पे बना है। इससे पहले हमने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या क्या बेटर चीज़ है जो उसको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। हम कंपैरिजन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस। और आपके जो भी सारे क्वेश्चन है वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे मुझे आसानी होगी कि मैं उन चीज़ों को सबको कवर करके एक एनपीएस और यूपीएस और आपको एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले का मेरा वीडियो आ चुका है एनपीएस पे, जिसमें मैंने डिस्कस कर चुके हैं कि एनपीएस की क्या क्या खूबियाँ हैं, एनपीएस से कितना कंट्रीब्यूशन करना है, क्या सारी चीज़ें, एनपीएस में कितने प्रकार का अकाउंट होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम यूपीएस के बारे में करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएँ हैं। जो इंपॉर्टेंट विशेषताएँ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली इंट्रोडक्शन आपको दे सकता हूँ। यूपीएस एम्स टू प्रोवाइड यूनिफाइड एंड एश्योर्ड पेंशन सिस्टम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और ये अभी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हैं और मे बी स्टेट गवर्नमेंट इसको भी जल्दी लागू कर सकती है। ठीक है, एड्रेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ए मोर प्रेडिक्टेबल एंड सिक्योर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्ट्रक्चर इट सेट बी ऑपरेशनल फ्रॉम द अप्रैल 2025। 1 अप्रैल से इसको लागू कर दिया जाएगा। और एक लॉन्ग टाइम से डिमांड थी कि एक सिक्योर रिटायरमेंट बेनिफिट स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि एनपीएस में आप सबको पता है और मैंने बहुत सारे डिस्कस करके बताया कि एनपीएस एक सिक्योर नहीं है और बहुत सारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो उनके मन में डाउट रहता है कि एनपीएस से हमारा अमाउंट नहीं बन पाया तो, और जितना कॉर्पस है उसमें वो पूरा एनपीएस पूरा एकदम मार्केट बेस है। एनपीएस पूरा मार्केट बेस है, यदि मार्केट अच्छा चलता है तो उसमें बेनिफिट आता है और रिटर्न आता है, और यदि मार्केट अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाता तो रिटर्न उसमें अच्छे नहीं आ पाता। तो वो पूरा, और आपको पता होगा जैसे एनपीएस मतलब रिटायरमेंट पे जो भी आदमी होता है उसको रिस्क लेना होता है और उसको एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए। तो एनपीएस पे बहुत सारी डिमांड उठ रही थी कि हमारा पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जब हम रिटायरमेंट हो गए तो हमें वो कॉर्पस बनेगा नहीं बनेगा, सारा डाउट था। तो बहुत लॉन्ग टाइम से इसकी डिमांड थी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लाए जिससे कम से कम एक फिक्स उसको फिक्स रिटायरमेंट पे मतलब पेंशन मिल पाए, तो उसके लिए यूपीएस लाया गया है। ये ओपीएस भी नहीं है ये और एनपीएस भी नहीं है, ये मिक्सर है यूपीएस का। अब फर्स्ट तो ये है कि वाई यूपीएस रिक्वायरमेंट दिस मेजर इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर एम्प्लॉयज़ विद लोअर पे स्केल। देखो ये चीज़ याद रखनी है, यूपीएस की खूबसूरती है कि जिनका लोअर पे स्केल, और जिनका हाई पे स्केल है उनके लिए एनपीएस बेटर है। कैसे हैं कैसे नहीं है ये मैं अगले वीडियो में पूरा आपके साथ डिस्कस करके बता सकता हूँ। ठीक है, ऑफरिंग देम ए सेफ्टी नेट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज एंड पोस्ट रिटायरमेंट। क्योंकि जिनका लोअर पे स्केल है तो उनमें जैसे एनपीएस में क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपको डीआरएस रिलीफ मिलता है, वो एनपीएस में बिल्कुल नहीं था। तो अभी इसमें जो लोअर पे यूपीएस आया तो उसमें डीआर दिया जाएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ होती थी कि जब हम एनपीएस में देखते थे तो मार्केट बेस था, तो मार्केट बेस पे तो बिल्कुल अनसर्टेनिटी होती है कि यार मार्केट नहीं चला तो क्या होगा, ये होगा, मेरा अमाउंट कहाँ जाएगा, तो उसको भी कवर करेगा यूपीएस। और पोस्ट रिटायरमेंट एक फ़ायदा देगा कि आराम से ज़िंदगी निकाल सकते हैं और बिना बेझिझक होके, तो इसीलिए यूपीएस की रिक्वायरमेंट भी। और यूपीएस देखो मेनली है कि लोअर पे स्केल के लिए है, लोअर पे स्केल जिनका मतलब पेमेंट कम रहता है, तो जिनका पेमेंट कम रखता है तो उनका एनपीएस में अमाउंट कम बनता था। तो कुछ लोगों की देखना जो पिछले बहुत कम टाइम में रिटायरमेंट हुआ तो उनकी मतलब पेंशन ऑलमोस्ट 2100 रुपये 2200 रुपये तक ऐसी बन रही है। कैसे बन रही है कैसे नहीं बन रही है हम अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करके आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा सर्विस के अकॉर्डिंग और उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो ओवरव्यू सबसे जो बेस्ट थिंग है यूपीएस की वो है कि गारंटीड पेंशन मिलेगी आपको। सेकंड है कि अश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलेगी। अब इसमें अश्योर का मतलब फैमिली पेंशन भी अश्योर होगी और गारंटीड पेंशन मिलेगी। सेकंड है कि अश्योर्ड मिनिमम पेंशन भी मिलेगी। ये एनपीएस में बिल्कुल नहीं था कि मिनिमम पेंशन तुम्हें कितनी मिलेगी, इसमें अश्योर्ड मिनिमम पेंशन है लगभग 10,000 रुपये। तो 10,000 तो तुम्हें मिलेगी यदि 10 ईयर की सर्विस कर रखी है तो आपने।
और सेकंड है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, तो इसमें आपको डीआर दिया जाएगा, डियरनेस रिलीफ। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा तो तुम्हें उसके साथ डीआर भी वैसे बढ़ता है। तो एनपीएस में ये डीआर का कंसेप्ट नहीं था। और लम्प सम पेमेंट एट सुपर एन्यूएशन, जब तो सुपर एन्यूएशन वही होता है जब रिटायरमेंट होता है। तो रिटायरमेंट होगा तो तुम्हें लम्प सम पेमेंट अमाउंट कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, उसका भी इंक्लूड है, ठीक है। फर्स्ट है गारंटीड पेंशन। रिटायरीज विल रिसीव ए पेंशन अमाउंटिंग 50% ऑफ दायर एवरेज बेसिक पे फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स ऑफ सर्विस बिफोर सुपर एन्यूएशन। जब भी कोई आदमी जैसे रिटायरमेंट पे जाएगा, जब रिटायरमेंट पे जाएगा तो उससे जो सर्विस का रिटायरमेंट का जो लास्ट मंथ होता है उससे 12 मंथ पहले जो भी उसका बेसिक पे है, जो उसका बेसिक पे है, दो चीज़ होती है, एक होता है बेसिक पे, बेसिक प्लस डीए होता है। जब ओपीएस होता था उसमें क्या होता था, बेसिक प्लस डीए का 50% मिलता था। तो बेसिक प्लस डीए का जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है बेसिक प्लस डीए, क्योंकि देखो नॉर्मल बेसिक जैसे किसी का 30 हज़ार है, ठीक है, तो उसका यदि डीए 50% है उस टाइम तो उसका सैलरी कितना बन रहा था, 45,000। तो इसका 50% होता था ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में। लेकिन एनपीएस में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो यूपीएस में क्या किया कि जो भी तुम्हारा लास्ट 12 मंथ का जो तुम्हारा बेसिक है, ओनली बेसिक पे बात की, डीए पे बात नहीं कर रहे ये लोग। तो बेसिक का 50% तुम्हारा जो बेसिक पे है, जैसे 30 हज़ार है तो 30 हज़ार का बाद अब 15,000 रुपये तक तुम्हारी पेंशन बनेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे डीआर होगा तो वो 15,000 पे डीआर कैलकुलेट होगा, ना कि जो आपका बेसिक है उस पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। दिस बेनिफिट इज डिजाइन फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड मिनिमम 25 ईयर्स। अब ये 50% किसको मिलेगी पेंशन, जो कम से कम 25 ईयर सर्विस कर रखे, 25 साल, जिन लोगों की 25 साल सर्विस होगी उनको 50% ही पेंशन मिलेगी। उससे कम हो गए तो वो परसेंटेज घटता जाएगा और उसी प्रोरेटा में मिलेगा। फॉर एम्प्लॉयज़ विद लेस देन 25 ईयर्स बट मोर देन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस द पेंशन विल बी प्रोपोर्शनेट टू द लेंथ ऑफ सर्विस। तो ये देखो, जिसका 10 साल से ज़्यादा, 10 साल तक हो गए तो उसको 10 हज़ार मिलेंगे, और जब 25 साल की सर्विस हो जाएगी तो उनका 50% मिलेगा। और इसके बीच में होगी, इनको कितना मिल रहा है, 10%, इनको जितना मिल रहा है, तो इनके बीच का होता है वो उसी रेशियो में मिलेगा। वो रेशियो डिपेंड करेगा सब गवर्नमेंट पे, ठीक है। और रिटायरमेंट इज़ ए वंडरफुल, इट इज़ ए डूइंग नथिंग विदाउट वरिंग अबाउट गेटिंग कॉटेड, ठीक है। तो गारंटीड पेंशन समझ गए। तुम्हें जो भी तुम्हारा जब रिटायरमेंट होगा उससे पहले के 12 मंथ, और 12 मंथ का क्या करना पड़ेगा, 12 मंथ का जो एवरेज सैलरी बेसिक रहेगा उसका एवरेज लेके उसका 50% करके तुम्हें सैलरी मिलेगी, ठीक है। और ये फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका सर्विस 25 साल का पूरा हो चुका है और 25 साल के बाद वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, ठीक है। और जिनका 10 ईयर्स हो रखा है तो उनको 10,000 गारंटीड पेंशन मिलेगी, ठीक है। सेकंड, अश्योर्ड फैमिली पेंशन। इन द इवेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज डिमाइस द फैमिली विल रिसीव ए पेंशन that amount of 60% of the pension the employees was receiving immediately before their death। अभी ये 60% का बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट है कि ये 60% कैसा होगा, कि भाई जो आज रिटायरमेंट हो उसको तो 50% मिली और उसकी फैमिली को 60% मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अश्योर्ड फैमिली पेंशन ऐसा होता है जैसे कोई आदमी का डेथ हो गया, तो जैसे उसका आपकी सैलरी मान के चलो 50,000 रुपये थी, तो उसको बेसिक 50 था तो उसका 25,000 उसको सैलरी मिल रही थी, ठीक है। तो ये 50% हो गया। तो अभी क्या को जो 25,000 मिल रहा है ना, इसका 60% मिलेगा, तो 25 के 150 मतलब 15,000 रुपये उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। तो एनपीएस में ऐसा बिल्कुल भी प्रावधान नहीं था। एनपीएस में तो कोई डिपेंड नहीं था। एनपीएस में तुम कंट्रीब्यूशन करते जाओ, जितना कॉर्पस होगा उसमें जितनी सैलरी बनेगी वो तो मिलेगी, और जितनी नहीं बन पाई तो नहीं बन पाई। तो उसमें फैमिली पेंशन का अश्योर्ड फैमिली पेंशन नहीं था। अभी जैसे एम्प्लॉय को 25,000 मिल रही है तो उसके फैमिली को 15,000 मिलेगी। जो आपका 25,000 मिल रहा है ना, उसका 60% मिलेगा, ना कि 50,000 का 60% मिलेगा। 50,000 का तो 60% 30,000 हो जाएगा, तो 30,000 नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो 15,000 रुपये फैमिली पेंशन मिलेगी। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, और ये ओपीएस में भी ऐसा ही था, ठीक है। सेकंड, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। और ये सबसे बेहतर ये चीज़ है कि सबसे बेस्ट चीज़ है। बहुत सारे लोग जो एनपीएस से रिटायरमेंट हुए हैं, तो एनपीएस से रिटायरमेंट हुए हैं तो उनकी मंथली जो पेंशन बन रही है वो किन किन लोगों की 2100 रुपये 2200 रुपये तक बन रही है।
तो ऐसा हो सकता है कि इसमें ये फ़ायदा है कि एम्प्लॉयज़ रिटायरिंग आफ्टर द एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस आर गारंटेड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि यार 10 साल करके कौन ख़त्म होते हैं। बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो पोस्ट ऑफिस जैसे GDS होते हैं, तो वो अपने बहुत सारे मतलब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी GDS में निकालते हैं और लास्ट में जाके वो प्रमोट होकर 5-7 कोई 10 साल तक अपनी जॉब करता है एज ए MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो उनकी सर्विस तो बहुत कम लेंथ होती है। और सेकंड, जैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे पहले प्राइवेट बेस पे रखा जाता है, फिर उनको 3-3 साल का टेंडर करके उनको आगे बढ़ाया जाता है, और फिर वो जैसे आपने बहुत सारे आंदोलन देखे हमको परमानेंट करो, तो उन लोगों की सर्विस भी इतनी होती है 10 साल 15 साल। तो उनको बेचारों को यदि NPS में डालोगे तो उनका कॉर्पस तो 10-20 लाख ही नहीं बनेगा, 10 लाख 15 लाख बनेगा। यदि 10 लाख उनका 10 लाख कॉर्पस बनेगा तो 10 लाख का 60% मतलब 6 लाख उठा लेंगे, 4 लाख, और 4 लाख में वो पेंशन मिलेगा तो उनका पेंशन तो 2,000-3,000 रुपये तक बनेगा। तो उन लोगों को ये करने के लिए कि तुम्हें मिनिमम तो 10,000 रुपये मिलेंगे यदि इफ़ यू कंप्लीट 10 ईयर्स सर्विस। ये NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो अश्योर्ड मिनिमम पेंशन हो गया 10,000, और इसके लिए आपको सर्विस करनी पड़ेगी 10 साल की, ठीक है। और इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, ये बहुत अच्छी एक चीज़ ऐड की गई है जो DR दिया गया है, डियरनेस रिलीफ, कि अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा वैसे वैसे उसके साथ आपका DR भी बढ़ता जाएगा, और DR बढ़ेगा तो पेंशन भी उसके अकॉर्डिंग उसी चेंज में बढ़ती है। और NPS में ऐसी बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी। NPS में तो कोई मतलब नहीं है, जितना आपका कॉर्पस हो गया उस पर रिटर्न आ रहे हैं बाज़ार से अच्छे तो मिल रहा है, और उसे बाज़ार से रिटर्न नहीं आ रहा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो NPS वो आपको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर उसके हिसाब से निकाला जाता है, और परचेजिंग पावर इज मेंटेन इन ओवर टाइम, तो वो इन्फ्लेशन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर। OPS में भी ऑलरेडी DR था, उसमें भी DR मिलता था, NPS में नहीं था, लेकिन अभी वापस से DR लेगा। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और आपकी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। और लास्ट चीज़ है कि लमसम पेमेंट एट अ सुपर एन्यूएशन, आपको लमसम कुछ अमाउंट मिलेगा, ठीक है। लमसम का मतलब होता है जो एक मुश्त राशि होती है, एक मुश्त राशि जो आपको रिटायरमेंट होते ही एक जेब भर के, मतलब आपको एक बटुआ भर के या एक बैग भर के जो पैसे मिलते थे। NPS में एक्चुअली क्या होता था, NPS में ये होता था कि आपको 60% जो भी आपका कॉर्पस बनता है उसका 60% मिलता था। जैसे किसी 1-2 करोड़ रुपए मिल गए, 2 करोड़ का कॉर्पस हो गया उसका, तो उसका 60%, 6 दूनी 12, 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक आप मिलते थे, और 60 लाख तुम्हारे जो 40% है वो उससे आपकी पेंशन बनती थी। तो ये सारी चीज़ें UPS में चेंज कर दी है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि जो लंबी सर्विस कर रहे हैं तो उनका कॉर्पस अच्छा बनेगा, और उनका कॉर्पस यदि अच्छा बनेगा तो उनको अच्छा पेमेंट मिलेगा, तो उनको मतलब पेंशन के रूप जो कॉर्पस मिलेगा इन हैंड, जो सुपर एन्यूएशन के समय लमसम अमाउंट मिलेगा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये भी डिबेट है कि जिनकी लॉन्ग सर्विस है उनको NPS ही अपनाना चाहिए, और गवर्नमेंट कहीं इनडायरेक्टली ये भी कहना चाहिए यहाँ पे कि NPS अच्छा था और NPS अच्छा था और तुम क्यों डिमांड कर रहे हो सारी। और अभी जैसे ये लागू करने के बाद ये भी गवर्नमेंट कह रही है कि NPS इज़ ए बेटर ऑप्शन देन UPS, ठीक है। क्यों है इसका मैं बहुत अच्छी तरह से आपको डिटेल करके अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो सुपर एन्यूएशन आपको लमसम अमाउंट कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो इन एडिशन टू ग्रेचुटी देखो हर गवर्नमेंट का मिलती है, एक वो बोलते हैं ना थैंक्स ऑफ टोकन ऑफ थैंक्स, कि तुमने हमारे लिए सर्विस की है, टोकन ऑफ थैंक्स देते हैं हम आपको, ठीक है। तो उसके बदले में एक ग्रेचुटी मिलेगी। सेकंड है कि एम्प्लॉयज़ विल रिसीव ए लमसम पेमेंट कैलकुलेटेड एज ए 1/10 ऑफ their monthly emoluments, basic pay plus dearness allowances for every completed 6 months of service. This lump sum amount will not affect the assured pension. ये देखो कैसे मिलेगी, मैं आपको एक पेज लेके समझाता हूँ। जैसे आपने 6 मंथ तक सर्विस की, ठीक है, 6 मंथ तक सर्विस की, और आपकी जैसे बेसिक प्लस DA मान लो चलो 40,000 है, ठीक है। तो 40,000 है ना, तो 40,000 बेसिक प्लस DA आपका 6 मंथ, तो एवरेज भी मान के चलो वही 40-41 इसके समथिंग, मतलब 40,000 रुपये आपका 6 मंथ का एवरेज है, जिसमें बेसिक प्लस DA है, ठीक है। और इसका 1/10 भाग, 1/10 भाग कितना हो गया 4,000 रुपये। तो 6 मंथ के कितने मिलने 4,000, 12 मंथ के कितने मिलेंगे 8,000 रुपये। 12 मंथ मतलब 1 साल का तुम्हारा 8,000 यहाँ से पैसे बचेंगे, ठीक है। और यदि तुम्हारी सर्विस मोटी मान लो 30 साल की है तो 8×3=24, 2,40,000 रुपये तुम्हें यहाँ से मिलेंगे। और ये एटलीस्ट ऐसा माना जा रहा है कि जैसे तुम रिटायरमेंट एज पे जाओगे, तुम्हारे 6-7 मंथ जो लास्ट के 7 मंथ की जो सैलरी होगी
जो लास्ट 7 मंथ की सैलरी होगी तो वो तुम्हें हैंडसम अमाउंट मतलब एक मुश्त राशि मिलेगी। एक तो यहाँ से मिलेगी और सेकंड है ग्रेचुइटी से मिलेगी। तो ग्रेचुइटी का 3-4 लाख रुपए वो जो मिलेगा गवर्नमेंट देगी, वो इतना ही अमाउंट मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी पेंशन बनी रहेगी। ठीक है। अब ये कैबिनेट की जो PIB दिल्ली है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये सारे पॉइंट आपने मेंशन कर लिए कि अश्योर्ड पेंशन मिलेगा, अश्योर्ड फैमिली पेंशन होगी, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन भी होगी, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी होगा, एंड लमसम पेमेंट सुपर एन्यूएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी तो मिलेगी उसके साथ लमसम अमाउंट। तो आप मान के चलते हो आपके लास्ट के जो 6 या 7 मंथ की जो सैलरी होगी वो तुम्हें एक साथ आपके अकाउंट में सबमिट कर दी जाएगी। ठीक है। एंड अभी पूरा चीज़ है कि हमको क्या कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय को क्या कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। देखो OPS एक मात्र चीज़ था, जब OPS था तो OPS में क्या कि एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, एम्प्लॉय को नील पूरा कंट्रीब्यूशन करती थी गवर्नमेंट। और NPS में क्या था, NPS में था कि 10% एम्प्लॉय करेगा और 14% गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। अभी जैसे UPS है तो इसमें भी जैसे OPS इसलिए फाइनेंशियली सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, तो इसलिए OPS को कंटिन्यू नहीं कर पाए ये लोग। इसलिए UPS में क्या हो रहा है, अभी UPS में 2 प्रकार के कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं। ठीक है। 10% तो एम्प्लॉय करेगा ऑलरेडी, और 10% गवर्नमेंट करेगा और 10% करेगी एम्प्लॉय, और 10% गवर्नमेंट करेगा। लेकिन इसके अलावा 2 फंड है। गवर्नमेंट बोल रही है हम 18.5% कर रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है हम 18.5% कर रहे हैं। तो एक्चुअली कहने को 18.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको तो जो आपका फंड है UPS, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या हो उसके बाद हम लाइन देख लेंगे। अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो गवर्नमेंट बोलेगी कि एम्प्लॉय करेगा 10% कंट्रीब्यूशन और हम करेंगे 18.5%, कहने को है। ठीक है। लेकिन इसमें 2 प्रकार के फंड है। जो एक फंड होगा जिसमें हम डिसाइड कर पाएंगे हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो वो 10% हमारा होगा और गवर्नमेंट भी उसमें 10% इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। और जो 8.5% का एक पूल है उसको गवर्नमेंट अलग से रखेगी। ठीक है। ये गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करती रहेगी, और ये पैसा कहाँ यूज लेगा, जैसे बहुत सारे लोगों की जैसे 50% सैलरी नहीं बन पाएगी, जो उनका जो इन्वेस्टमेंट जो ये रेशियो बनेगा ना, तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम इसमें चॉइस कर सकते हैं कि हमारा फंड किसको मैनेजर दे। इसका तो अच्छी तरह समझने के लिए तो आप मेरा NPS का वीडियो मैं लिंक दे दूँगा कमेंट बॉक्स में, उसमें जाके देख सकते हो कि किस तरह से कंट्रीब्यूट। तो ये 10% और 10% 20%, एक्चुअली में NPS में हम 24% करते तो 4% वहाँ मिलता था, लेकिन यहाँ 10% ही मिल रहा है, 20% ही मिल रहा है। ठीक है। तो 20% हम डिसाइड कर पाएंगे और हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। यदि ये जो हमारी स्कीम चल गई और हमारी मतलब उतना एक कॉर्पस बन जाएगा, तो जिससे हमारी गवर्नमेंट अपने 50% जो हमारा बेसिक पे है उसका दे पाएगी, तो ठीक है। यदि यहाँ जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ हमारा पेमेंट कम पड़ गया, जो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, जो 8.5% का जो अलग से पूल बना रखा था, वो उसमें से पैसे निकाल के हमको हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए, हमारा 50% पूरा करने के लिए वो गवर्नमेंट इसमें फ़ंड करेगी। तो इसका मतलब यही हमारा 10 और 10-20% इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बन जाएगा, और ज़्यादा बन जाएगा तो हमें पेंशन भी ज़्यादा मिल जाएगी। यदि कम मिला तो अभी इसमें एक बहुत सारा वर्ड यूज़ किया, मिनिमम 50% है, मिनिमम 50% पेंशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, तो मैक्सिमम कितनी 60% तक मिल सकती है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात, क्योंकि मिनिमम देखना आप मिनिमम 50% का, इसका मतलब कि 10 और 10% जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20% जो हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या पता ज़्यादा रिटर्न दे दें, और वो एक कैलकुलेशन होगी वो बाद में गवर्नमेंट करेगी, और ज़्यादा रिटर्न हो गया तो हमें 55% 60% तो पेंशन मिलेगी। यदि हमारा जो इन्वेस्ट कर रखे हैं हम जैसे स्कीम में, और वहाँ से हमारा पैसा नहीं बन पाया जिससे हमारी मतलब पेंशन मिल पाए, तो गवर्नमेंट फिर मिनिमम 50% वो अपने पूल से पैसे डाल के करेगी। ठीक है। तो यहाँ से देखना, अब एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DNS अलाउंस, जो बेसिक प्लस डी हैं उसका 10% तुमको देना है। ठीक है। दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी एंड क्रेडिट टू दायर इंडिविजुअल पेंशन, जो IP बोलते हैं, इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस। ठीक है। जो एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर यहाँ कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 10% बेसिक प्लस डी है। दिस इज कॉन्ट्रीब्यूट द गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस, जो एक तो इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पोरेशन बनेगा, और सेकंड बढ़ेगा
एडिशनल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, 8.5% ऑफ बेसिक पे प्लस DA और अलग से पूल बनेगा। दिस अमाउंट इज डायरेक्टेड टू सेपरेट पूल कॉर्पस मैनेज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब पर्पज़ ऑफ 8.5% पूल कॉर्पस, ये तो मैं आपको बता दिया कि जो 8.5% का कॉर्पस बनाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जिसकी भी मिनिमम 50% सैलरी या पेंशन नहीं बन पाएगी तो इस कॉर्पस का यूज करके गवर्नमेंट उसकी पेंशन को पूरा करेगा। द पूल्ड इज कॉर्पस इज यूटिलाइज टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज रिसीव ए गारंटेड पेंशन ऑफ 50% ऑफ दायर एवरेज बेसिक पे एट द लास्ट 12 मंथ्स अपॉन रिटायरमेंट। यदि किसी की 50% नहीं बन पा रही है तो इस 8.5% कॉर्पस का गवर्नमेंट यूज करके उसकी पेंशन को मेक श्योर कर पाएगी। ठीक है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, द पेंशन पे आउट्स फ्रॉम दिस कॉर्पस इन्फ्लेशन इंडेक्सेस मीनिंग दे आर एडजस्टेड बेस्ड ऑन द DA। ठीक है, नेक्स्ट, अब फॉर एन एग्जाम्पल, अभी किसी का बेसिक पे 50,000, ठीक है, और उसका D है 30%, तो कितना हो गया 50 का 30% 15,000, तो 65,000 उसका सैलरी बन रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 10% ऑफ 65,000, तो 6,500 रुपीज़। और एम्प्लॉयर यहाँ कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या करेगी, वो भी 10% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी 65,000 का, तो 6,500 यहाँ से बनेगा। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 5,525 रुपये। ये किस में जाएगा, इंडिविजुअल जो अपना कॉर्पस है या पूल है उसमें जाएगा। और सेकंड क्या होगा, टोटल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल कॉर्पस 13,000। ठीक है, 65,000 एम्प्लॉय का और 6,500 एम्प्लॉयर का। टोटल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू पूल कॉर्पस इज 5,525। जो सेपरेट पूल कॉर्पोरेशन बनेगा जिसमें 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट की पॉइंट, इंडिविजुअल कॉर्पस होगा जिसमें आपका 10% और 10% रहेगा, और तुम इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि वहाँ से पैसा नहीं बन पा रहा, पैसा ज़्यादा बनेगा तो तुम्हें पेंशन मिनिमम 50% है, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। ठीक है, यदि नहीं मिल पा रही है तो गवर्नमेंट क्या करे, जो ये पूल कॉर्पस है जिसमें 8.5% रेट से इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें पैसा निकाल के तुम्हें 50% मेक श्योर करेगी तुम्हें 50% पेंशन दे पाए। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इस फंड इज इन्वेस्टेड टू ग्रो ओवर टाइम। ये भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ये भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फंडेड बाय द एडिशनल 8.5% गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इंश्योर गारंटीड पेंशन पे आउट। और पेंशन कैलकुलेशन अपॉन रिटायरमेंट द एम्प्लॉयज रिसीव 50% ऑफ दायर बेसिक पे, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले से आपको बता रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा NPS वर्सेस OPS वर्सेस UPS। तो और NPS से UPS में जा सकते हैं, UPS में कितनी बार UPS से वापस NPS में जा सकते हैं, ये सारे जो आपके क्वेश्चन होंगे तो हम उसमें डिटेल कवर करेंगे। और ये भी मैं विद डाटा और प्रूफ बताने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए NPS बेटर है कि UPS बेटर है, और किस एज के लोगों के लिए UPS बेटर है और किस एज के लिए NPS बेटर है। तो ये सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू।